दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है तथा उनकी डिटेल सी व्याख्या भी दी गई है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो स्किप किए बिना इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो साथियों, ये आपको भी पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा। अगर बड़ा देखें तो बड़ा आपका राजस्थान हो जाएगा। ओके साथियों, तो नेक्स्ट इसी की व्याख्या देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका 2019 में पूछा गया है। तो गोवा जो हो जाएगा, कौन सा गोवा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। और जो गोवा आपका है, गोवा राज्य जो है वो पुर्तगालियों के उपनिवेश रह चुका था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो ऐसा कौन सा पक्षी जो शांति का प्रतीक है? तो साथियों आपका कबूतर। कबूतर जो है तो आपका शांति का प्रतीक होगा। कैसा? कबूतर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कबूतर शांति का प्रतीक है। फिर मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, क्या मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों कि मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो दोस्तों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो साथियों 26 जनवरी 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो 2019 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये है कि भारतीय राजतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप पहला ऑप्शन है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वित्तीय आपातकाल में लोगों को देश पर कब्जा करने का अधिकार देता है। अगला ऑप्शन है सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। तो दोस्तों जो आप भारतीय राजतंत्र है उसके संदर्भ में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए इसी की व्याख्या देख लेते हैं डिटेल से। तो व्याख्या साथियों ये है कि चलिए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या दोस्तों की भारतीय राज्यों को चुनने का अनुमति देता है, तो वही व्याख्या हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान का नागरिकत्व पे धारा किस देश से संविधान से प्रेरित है। तो आपके यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ओके दोस्तों, तो इसकी व्याख्या दोस्तों देख लेते हैं। व्याख्या तो साथियों हो जाएगी कि भारतीय संविधान में नागरिक यूके के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो दोस्तों कौन से अधिकार मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो क्या समवर्ती सूची की सूची जो है, समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है, प्रोसेस है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत निर्देशक जो तत्व हो जाएंगे आपके DPSP वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न जाती हूँ। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें आपका डैश सर्वोच्च है। तो क्या हो जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय। तो भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्च न्यायालय होता है। क्या? उच्च न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय का मतलब हुआ साथियों हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट। ठीक है सर, जो उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट होता है और जो आपका इसका मतलब हो उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय के हैं या सर्वोच्च न्यायालय के हैं। तो उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। ओके साथियों, नेक्स्ट इसी की डिटेल्स व्याख्या देखें तो भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। तो कौन सा सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या कहें या सर्वोच्च न्यायालय कहें। और पदानुक्रम साथियों है कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बाद में आता है आपका उच्च न्यायालय, फिर राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल। क्या? राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल। फिर आती है निचली अदालतें, फिर आती हैं लोक अदालतें। क्या? निचली अदालतें। तो अपने कितने प्रकार की होती है न्यायालय? 5 प्रकार की। ओके साथियों, दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में साझा इस क्लास का अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुनाव आयोग का प्रमुख जो चुनाव आयोग का प्रमुख कौन है जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति। जो चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग का प्रमुख, तो चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि नेक्स्ट प्रश्न इसी की व्याख्या कि भारत चुनाव आयोग के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारत के जो मुख्य भारत के ही राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों
लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ दल है वो आपके होता है जनता के प्रति, किसके? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव आयोग का कौन सा कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है स्थायी चुनाव ना करना। तो स्थायी चुनाव ना करना ये इसका कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पूछा था। पर जो चुनाव आयोग का काम होता है वो चुनाव का निरीक्षण करना, क्या? चुनाव का निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष चुनाव कराना और होता है चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना। ओके, से लोकसभा के चुनाव, आपके राष्ट्रपति का चुनाव, इन सभी के चुनाव जो करता है वो चुनाव आयोग ही कराता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएमजीवाई का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। क्या? प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। इस योजना की शुरुआत 2000 में कब 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत आपके क्या था? इसके अंतर्गत आपके आते हैं मिड डे मील। क्या? मिड डे मील योजना इसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पीएमजीवाई के अंतर्गत। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो आपका जो भारत है, क्या भारत या इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लोगों के अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? अधिक आबादी वाले। तो जो जहाँ अधिक आबादी होगी वहीं से अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, तो राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि भारत में लोगों को अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक आबादी होने के कारण वहाँ के अधिक प्रतिनिधि होते हैं। तो कहाँ के अधिक प्रतिनिधि होते हैं? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आपको बताना है, तो आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। तो थोड़ी इसके बारे में डिटेल से व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या हो जाएगी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो हैं कि स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जगजीवन राम जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री हुए। तो दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके जगजीवन राम हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोरारजी देसाई भारत के 14वें प्रधानमंत्री। कौन? मोरारजी देसाई भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कि चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री। कौन? चौधरी चरण सिंह जो हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहते हैं की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी? तो आपकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्पत्ति हुई वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ द्वारा। किसके? भारतीय जनसंघ में नहीं थे। तो इसकी साथियों हम तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? किसकी? भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी आपकी 1991। कब? 1991। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो अध्यक्ष आपके वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे मसौदा समिति के अध्यक्ष। तो साथियों हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संविधान सभा के मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि के.एम. मुंशी। क्या? के.एम. मुंशी भी इस समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉइंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष। तो साथियों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व वाले सबसे अधिक है? तो किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका हो जाएगा बिहार। किसमें? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारत में बिहार राज्य का जनसंख्या वाले घनत्व वाले अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से इस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा साथियों, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है
आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट दिया गया वो देख लीजिए कि मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में, तो मूल अधिकार किस में है? भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि अब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो किस भाग में, किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो आपके भाग 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट साथियों कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो जो ये अधिकार सौंपा गया अवशिष्ट बलू मामलों पर जो अधिकार सौंपा गया वो केंद्र सरकार को, किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का सौंपा गया है। और अवशिष्ट विषय जो आपके हो जाएंगे, क्या अवशिष्ट विषय जो साथियों हो जाएंगे वो आपका साइबर, क्या साइबर कानून, सेरोगेसी मदर, क्या सेरोगेसी मदर कानून हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया गया है। तो ये तो आपको जो सभी क्वेश्चन हमने पूछा था, तो आपका हो जाएगा आयरलैंड का, आयरलैंड से। तो इसी की व्याख्या देख लेते हैं साथियों। व्याख्या हो जाएगी आयरलैंड हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व, कौन से राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता, क्या दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई, तो ये ली गई ब्रिटेन के। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसदीय शासन पद्धति, तो संसदीय शासन पद्धति हो जाएगी आपकी ब्रिटेन से। तो कौन कौन से ब्रिटेन से लिए गए? एकल नागरिकता, संसदीय शासन पद्धति आपकी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। क्या संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ से नोट डाउन कर लेना और एग्जाम से पहले इन्हें जरूर पढ़ लेना। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट अवश्य करें। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारतीय संविधान में निम्न में अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 52, कौन अनुच्छेद 52 जो होता है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। कौन सा राष्ट्रीय आपात को जो घोषणा करता है वो अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद तो आपको और अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 56 कौन सा हो जाएगा। तो साथियों अनुच्छेद 56 जो है इसके अंतर्गत आपको आता है राजकीय आपात, क्या राजकीय आपात आता है अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। और आप 360 कौन सा आर्टिकल 360 जो होता है 360 ये आपका इसमें आता है आपात। दोस्तों इसके बारे में तो आपात तो पता होता है, 3 प्रकार के आपात लग सकते हैं, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात आपके आर्टिकल नंबर 352 और आपका राजकीय आपात 356 और आपके वित्तीय आपात 360 में। तो दोस्तों इसके बारे में तो पता चल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों दिए गए कि अनुच्छेद 371 के अनुच्छेद 371 के महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध। तो किस राज्यों के लिए? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध किस आर्टिकल में? 371 में। अगला प्रश्न है साथियों अनुच्छेद 372, कौन सा 372 विद्यमान विधियों को प्रवृत्त बनाने व और उनको अनुकूल करना है। तो किसमें कहा गया? अनुच्छेद 372 में। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बट ये आपके 3 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट नहीं प्रश्न है आपका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ओके प्लीज़ से नोट डाउन कर लेना। तो कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो साथियों होते हैं आपके भारत के उपराष्ट्रपति। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों ये होते हैं कि इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया था। तो मानव अधिकार के दिवस के रूप में जो मनाया था वो 10 दिसंबर। कौन सा? 10 दिसंबर। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों आपका आंसर तो 10 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपकी ये है कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो आपके सार्वभौमिक हो जाएगा, क्या सार्वभौमिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे वर्ष 1948 कब जो आपका मानवाधिकार है वो कब से मनाया जाता है? 1948 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता है। तो नेक्स्ट पॉइंट साथियों देखते हैं हम लोग प्रश्न कि अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। तो अडॉप्ट ए धरोहर, ठीक है, अडॉप्ट ए हेरिटेज तो अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। तो कहाँ की? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा साथियों? पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका, तो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान पर्यटन मंत्रालय की पहल है। किसकी? पर्यटन मंत्रालय के साथियों।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पहल की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को, अब 27 सितंबर 2017 को की गई थी। तो किसकी कब की गई थी? 27 दिसंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस पर हुई थी। कब? विश्व पर्यटन दिवस पर हुई थी इसकी शुरुआत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं? भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो आपकी हो जाएगी साथियों फारसी। कौन सी? फारसी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है कि फारसी भाषा संविधान सभा की 8वीं अनुसूची का भाग है। तो जो आपकी भाषाएं हैं संविधान में वो आपकी 8वीं अनुसूची में है सारी भाषाएं। तो मूल संविधान में जो थी वो आपकी जो 8 भाषाएं थी वो मूल संविधान में थी, बट वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। फिर दोस्तों आपके जो कुछ संविधान संशोधन हुए जिसमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई, तो मैथिली, संथाली और बोडो डोगरी जो 4 भाषाएं हैं वो 2002 के 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? आपका वित्तीय। क्या? वित्तीय जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न ये है कि वित्तीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल की। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उच्चतम जो साक्षरता वाले राज्य हैं उनको देख लेते हैं। सबसे उच्च जो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य हो जाएगा वो केरल, उसके बाद में लक्षद्वीप हो जाएगा सेकंड नंबर पे, थर्ड पे मिजोरम हो जाएगा, और आपके फोर्थ पे त्रिपुरा हो जाएगा, था 5 पे आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? तो कौन से 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अधिनियम में? तो आपका 21/1 क्या? आर्टिकल 21/1। तो आर्टिकल 21 का क्रॉस 1 में आपका जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों देखते हैं कि नेक्स्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं दूंगा। तो आपको ये कि अनुच्छेद 21 के क्रॉस 1 को 21 के क्रॉस 1 में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार है। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21/1 में किस उम्र के? 6 से 14 वर्ष शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है एक प्रश्न, सभी एग्जामों में पूछता है, इसे सबसे तो अधिकांश पूछती है। नेक्स्ट प्रश्न के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो वैश्वीकरण। क्या? वैश्वीकरण का। तो ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पॉइंट हो जाएगा निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग का सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा आपको कि इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम आपका लगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके प्रश्न दोस्तों ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में पूछ रहा है, तो ये दोस्तों आपका प्रीवियस प्रश्न है। आपका ऑप्शन हो जाएगा उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश। क्या? उसके सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ये कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है इसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी स्थापना को हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई। और दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो मुख्यालय हो जाएगा, क्या हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली। कहाँ? दिल्ली में। इसके नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें 7 सदस्य होते हैं। कितने? 7 सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्थाएं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? कौन सी पंचायती राज व्यवस्थाएं किस संविधान? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन और 74वां। कौन सा? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न जाती हूँ, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट का शब्द का स्वरूप क्या है? तो वीवीपैट। तो वीवीपैट के बारे में बताया, तो वीवीपैट का मतलब साथियों होता है वो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ओके साथियों, चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो ये एक मतदाता प्रणाली है, ठीक है, मतदाता प्रणाली, इसके द्वारा आप मतदान किया जाता है, जिसके द्वारा वो है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका नेक्स्ट आगे से है कि
कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का या गारंटी देता है? तो वो जो आर्टिकल 5 कौन सा 25 हो जाएगा। तो इसकी डिटेल्स व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद 25 है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC GD, तो प्लीज़ इसे आप याद कर लेना। कौन सा? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं साथियों, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो आपका डॉल्फिन। क्या डॉल्फिन हो जाएगा राष्ट्रीय जलीय जीव। नेक्स्ट आपके लिए यही है कि गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इनके संरक्षण प्रदान करने के लिए 2007 में, कब 2007 में डॉल्फिन वर्ष मनाया गया। तो डॉल्फिन वर्ष साथियों कब मनाया गया? तो डॉल्फिन वर्ष मनाया गया आपका 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से राज्य सूची में क्या शामिल? तो निम्न में से राज्य सूची में क्या शामिल है? तो पुलिस है साथियों। क्या पुलिस वो राज्य सूची में है। बैंकिंग, रक्षा और बैंकिंग रक्षा आपकी जो हो जाएगी वो संघ सूची में। किसमें? संघ सूची में। बैंकिंग और रक्षा जो हो जाएगा बैंक सूची में हो जाएगा। संघ सूची के बाद आपको थोड़ा जो वन है साथियों, क्या वन वन सर्व समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत की विशेषता क्या नहीं है भारत के संविधान की? तो आपका एकात्मक प्रणाली। तो कौन सी? एकात्मक प्रणाली। ओके, तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या सकते हैं कि भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया? कौन सा योजना आयोग? तो 1950 में। कब? 1950 में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों इसी की व्याख्या अब थोड़ा देख लेते हैं। पॉइंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ कि 13 अगस्त 2014 को 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो इसके योजना आयोग के आधार पर उसका नीति आयोग बनाया गया। क्या नीति आयोग साथियों बनाया गया? तो नीति आयोग कब बनाया गया? वो 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का साथियों अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और नीति आयोग के जो CEO हो जाएंगे वो साथियों वर्तमान में जो CEO हैं वो परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे। और जो आपके उपाध्यक्ष हैं वो के सुमन बेरी। तो आपके लिए ये करंट अफेयर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा कौन आपके अस्थायी अध्यक्ष थे? कौन अस्थायी? जो स्थायी अध्यक्ष इनके स्थान पर बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके पॉइंट है कुछ दिए कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रथम प्रधानमंत्री? कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री। कौन? प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो जवाहरलाल नेहरू वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो मौलिक अधिकार्तव्यों को पूछा। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। चलिए इसी के बारे में थोड़ी डिटेल्स व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये कि संविधान भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संशोधित पर शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्यों को किसकी संशोधित पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संशोधित पर। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ से याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट ये कि मूल कर्तव्यों को उल्लेख अनुच्छेद 51 के का में रखा गया आर्टिकल। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कुल कितनी इस समय 11 नहीं चाहते हैं 10 है इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं करते हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर लगता हो कि मैं थोड़ी सी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर थोड़ा और अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक ये क्लास साझा अवश्य करें। थैंक यू।